अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। और जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई। इन 1869 अ जर्मन केमिस्ट था जो इसका नाम था फ्रेडरिक मिशर। इसने एक वाइट सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया, कहाँ से? ह्यूमन सेल के न्यूक्लियाई से और फिश के स्पर्म से। यानी कि फ्रेडरिक मिशर ने ह्यूमन सेल के न्यूक्लियाई और फिश स्पर्म से एक वाइट सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया। उसने उसको नाम दिया न्यूक्लियन का, क्योंकि उसने इसको न्यूक्लियाई से आइसोलेट किया था। क्योंकि उसकी नेचर न्यूक्लियन की एसिडिक इन नेचर था, इसलिए उसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। अब आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं डीएनए, दूसरे को हम कहते हैं आरएनए। 1920 में एक साइंटिस्ट था पीए लेविन। इसने डीएनए के बारे में कहा कि इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फास्फेट ग्रुप, एक 5 कार्बन शुगर होती है जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं, और तीसरी चीज़ क्या होती है? नाइट्रोजनस बेस होती है। यानी कि एक डीएनए के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? 5 कार्बन पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फेट ग्रुप। अगर हम बात करें फास्फेट ग्रुप की तो ये उसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आपने ड्रा भी करना है और आपको आना भी चाहिए, और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये किसका स्ट्रक्चर है? फास्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ जाता है 5 कार्बन शुगर, जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। अब देखा जाए तो डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। जबकि आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है हमेशा। ये दोनों पेंटोज शुगर हैं। अगर हम इनकी डिफरेंस की बात करें कि इन दोनों डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर में डिफरेंस कहाँ पे आता है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर की जो कार्बन नंबर 2 होती है उसके में हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। जबकि अगर हम राइबोज शुगर की बात करें तो उसकी कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। तो यही इनका डिफरेंस है। बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सारा सेम है, यहाँ पे जस्ट डिफरेंस आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेंटोज शुगर डीएनए के अंदर कौन सी होती है, तो आपने यही आंसर करना है कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। अगर वो पूछे इन दोनों शुगर में क्या फ़र्क है या क्या डिफरेंस है, तो आपने ये कहना है जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है इसकी कार्बन नंबर 2 के साथ जस्ट हाइड्रोजन अटैच है, जबकि राइबोज शुगर के साथ जो कार्बन नंबर 2 है उसकी राइबोज शुगर की उसकी कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो यही इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक को हम कहते हैं प्योरीन, दूसरे को हम कहते हैं पैरामिडीन। जो प्योरीन बेसिस होती हैं वो डबल रिंग्ड होती हैं हमेशा। प्योरीन बेसिस हमेशा डबल रिंग्ड होती हैं और इसमें 2 बेसिस आती हैं। कौन कौन सी? एडेनिन एंड गवानीन। जबकि पैरामिडीन बेसिस जो होती हैं वो सिंगल रिंग्ड होती हैं हमेशा। उनका रिंग सिंगल होता है। और उसमें कौन कौन सी बेसिस आती हैं? 3 बेसिस आती हैं। कौन कौन सी? साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। एक डीएनए के अंदर जो पैरामिडीन बेसिस होती हैं उनको हम कहते हैं साइटोसिन एंड थायामीन, जबकि आरएनए के अंदर जो पैरामिडीन बेसिस आती हैं वो कहलाती हैं साइटोसिन एंड यूरासिल। तो आप कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर जो 4 बेसिस होती हैं उनके नाम ये हैं: एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायामीन। जबकि आरएनए के अंदर जो बेसिस होती हैं वो आती हैं एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस की बेस पे डीएनए के अंदर 4 डिफरेंट बेसिस होती हैं: एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायामीन। जबकि आरएनए के अंदर होती हैं एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। और डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है। ये स्ट्रक्चर अब प्योरीन के हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि प्योरीन में 2 बेसिस आती हैं, एडेनिन एंड गवानीन।
तो ये आप इन दोनों के स्ट्रक्चर हैं, ये आपने ड्रा करने हैं और इसकी प्रैक्टिस खूब करनी है। नेक्स्ट है पैरामिडीन बेसिस। पैरामिडीन बेसिस में 3 बेसिस आती हैं, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। ये स्ट्रक्चर भी आपको आने चाहिए और इसकी आपने बुक से बार बार प्रैक्टिस करनी है। डीएनए के अंदर मैंने अब बताया था कौन सी पैरामिडीन बेसिस है, साइटोसिन एंड थायमीन है, जबकि आरएनए के अंदर साइटोसिन एंड यूरासिल है। थायमीन की जगह यूरासिल आरएनए के अंदर होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार और इनको आपने मेमोराइज करना है। नेक्स्ट हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर हम न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ आ रही है आपकी पेंटोज शुगर, एक चीज़ आ रही है आपकी नाइट्रोजनस बेस और तीसरी चीज़ क्या आ रही है आपकी फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और तीसरी क्या होती है? फॉस्फेट ग्रुप। जो पेंटोज शुगर होती है ना, इसकी कार्बन नंबर 1 के साथ हमेशा क्या चीज़ अटैच होती है? वो नाइट्रोजनस बेस होती है। वो कोई भी हो सकती है, एडेनिन भी हो सकती है, गवानिन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती है और थायमीन भी हो सकती है। और उसी पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 5 के साथ क्या चीज़ अटैच होती है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है हमेशा। तो ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें होती हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। जो पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 है उसके साथ हमेशा नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी, वो कोई भी हो सकती है। जबकि उसी पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 5 के साथ हमेशा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। ये आपको आना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम देखते हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो उसके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? तो ये है उसका 2 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड नीचे है। हमेशा जो एक पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी जो पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर की जो कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होता है उसका, और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी जो पेंटोज शुगर होती है उसके साथ जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है 5 नंबर कार्बन के ऊपर, फॉस्फेट ग्रुप का जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है इसका आपस में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि जो एक न्यूक्लियोटाइड का जो पेंटोज शुगर होती है उसकी जो कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है उसका, और जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है उसके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। इसको हम फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 ईस्टर बॉन्ड बनते हैं। एक ईस्टर बॉन्ड ये बना हुआ है, दूसरा ये बना हुआ है। तो क्योंकि 2 ईस्टर बॉन्ड बने हैं और इनके जो सेंटर में कौन सी चीज़ कनेक्ट कर रही है, लिंक कर रही है, वो है फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए हम इसको कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्योंकि 2 ईस्टर बॉन्ड बनते हैं इसलिए हम इनको कहते हैं डाइईस्टर बॉन्ड, और इनको जो लिंक कर रहा होता है फॉस्फेट ग्रुप कर रहा होता है, या इसलिए हम इसे कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। इस प्रोसेस में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ भी है कि इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 5 ऑफ द पेंटोज शुगर। द रिएक्शन बिटवीन 5PO4 group of one nucleotide and 3OH of the next nucleotide is a dehydration process forming a covalent bond known as phosphodiester bond। ये मैंने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद आ जाता है कि इरविन चरागॉफ एक सेंटेंस गुजरा है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था डीएनए की केमिकल नेचर में। तो उसने ये कहा था कि डीएनए में जो अमाउंट ऑफ एडेनिन होती है वो हमेशा इक्वल होती है किसके? द अमाउंट ऑफ थायमीन। इसी तरह उसने ये कहा था कि डीएनए में जो अमाउंट ऑफ गवानिन होती है वो हमेशा इक्वल होती है किसके? साइटोसिन के।
यानी कि उसने ये कहा था जो प्रपोर्शन होता है प्योरीन का वो हमेशा इक्वल होता है टू द प्रपोर्शन ऑफ पैरामीडीन। यानी कि इसने ये 3 पॉइंट दिए थे। ये एडेनिन हमेशा इक्वल होता है किसके, द अमाउंट ऑफ थायमीन। इसी तरह जो अमाउंट ऑफ गवानीन है वो हमेशा इक्वल होता है द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। तो कहा जा सकता है कि जो प्रपोर्शन ऑफ प्योरीन होती हैं वो हमेशा इक्वल होती है टू द प्रपोर्शन ऑफ पैरामीडीन। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है रोजल एंड फ्रैंकलिन एंड मोरस विल्किंस। ये बेसिकली दोनों जो थे ये ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनए के क्रिस्टल्स के ऊपर एक्स-रेज को बम्बार्ड किया। एक्स-रेज को जब डीएनए के क्रिस्टल्स के ऊपर बम्बार्ड किया तो जो एक्स-रेज थी वो डिफ्रैक्ट हुई। डिफ्रैक्ट होने के बाद उन्होंने उस पैटर्न को एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड किया, जिससे उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए की शेप है वो हेलिकल है, और जो डीएनए का डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है, और एक कंप्लीट हेलिकल टर्न में का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 3.4 नैनोमीटर का है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था कि जो डीएनए के क्रिस्टल्स थे उनके ऊपर एक्स-रेज बम्बार्ड की थी, और उसके बाद उस बम्बार्ड करने के बाद जो एक्स-रेज डिफ्रैक्ट बैक हुई थी उस पैटर्न को इन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म पर रिकॉर्ड किया। उससे उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल है, इसकी शेप हेलिकल है, और इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर है, और एक कंप्लीट हेलिकल टर्न का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर। उसके बाद 1953 के अंदर 2 साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया जो कि आज तक एक्सेप्टेबल है। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स उन्होंने दिए थे वो ये हैं। जो पहला फीचर उन्होंने दिया था वो ये था कि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है, यानी कि एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये। जो पहला पॉइंट इस फीचर उन्होंने दिया था वो ये था कि डीएनए इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसका मतलब ये है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, और हर स्ट्रैंड के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि डीएनए इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, या आप कह सकते हैं डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट है उसका ये है कि जो विड्थ होती है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल की वो होती है 2 नैनोमीटर, या आप कह सकते हैं डायामीटर उसका, यानी कि जो विड्थ ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज़ 2 नैनोमीटर। तीसरा पॉइंट ये है कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड जो होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, यानी कि इनका जो डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल है। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। और जो फोर्थ फीचर है वो था कि डीएनए इज़ अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर। उस लैडर की शेप में जो अपराइट्स होते हैं, अपराइट्स मीन अपराइट्स में इसमें आ जाता, मैं बताता हूँ आपको। ये अपराइट्स हैं। जो अपराइट्स होते हैं इस लैडर लाइक स्ट्रक्चर के, उसमें क्या चीज़ें आती हैं, अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, जबकि उसके जो रंग्स हैं उस लैडर लाइक स्ट्रक्चर के वो क्या हैं, वो बेसिकली बेस पेयर्स होती हैं। चौथा पॉइंट ये है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो लैडर लाइक है। उसके जो लैडर की अपराइट्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं, वो हमेशा पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ मिलकर बनी होती हैं, जबकि जो उसके रंग्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, हमेशा बेस पेयर से मिलकर बने होते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो डीएनए की बेस पेयर होती हैं वो प्लेन होती हैं, और बेस पेयर प्लेन होने के साथ जो उनका आपस में डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो तकरीबन डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये ऑलमोस्ट जो है 0.34 नैनोमीटर का होता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि डीएनए जो होता है वो उसमें एक स्ट्रैंड के अंदर अगर एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड के अंदर वो किस चीज़ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो हमेशा थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। एक मिनट जस्ट, हमने इसका छठा पॉइंट क्या है कि जो एक स्ट्रैंड के अंदर एडेनिन होती है वो हमेशा जो दूसरे स्ट्रैंड की थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है, यानी कि एडेनिन एक स्ट्रैंड की दूसरे स्ट्रैंड की हमेशा थायमीन के साथ पेयर बनाएगी, जबकि गवानीन एक स्ट्रैंड की वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाएगी, यानी कि एडेनिन इन वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज पेयर्ड विद थायमीन इन द अदर स्ट्रैंड, while the guanine in one strand is always paired with cytosine in other strand। नेक्स्ट पॉइंट ये है, फीचर जो है वो ये है कि एडेनिन और थायामीन के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होता है, और जबकि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जो लास्ट पॉइंट ये है वो ये है कि एडेनिन और थायामीन का प्रोपोर्शन हमेशा सेम होता है, जबकि गवानीन और साइटोसिन का प्रोपोर्शन हमेशा सेम होता है। तो ये पॉइंट इसके लिखे हुए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि डीएनए इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दूसरा पॉइंट है डायमीटर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज़ 2 नैनोमीटर। तीसरा पॉइंट ये है बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, वन स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड अदर स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। चौथा पॉइंट ये है डीएनए इज़ जस्ट लाइक लैडर, द अपराइट्स ऑफ लैडर्स आर कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट while the rungs are composed of base pairs। पांचवा पॉइंट ये है कि बेस पेयर जो होती हैं वो प्लेनर होती हैं और उनका जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। छठा पॉइंट ये है कि एडेनिन एक जो स्ट्रैंड की होती है वो हमेशा थायमीन के साथ बेस पेयर बनाती है, while the cytosine in one strand is always paired with guanine in the other strand। सेवंथ पॉइंट ये है कि एडेनिन एंड थायमीन बेस पेयर फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड while the guanine and cytosine बेस पेयर फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आठवां पॉइंट ये है कि इन डीएनए मॉलिक्यूल द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन एंड थायमीन इज ऑलवेज इक्वल व्हाइल द गवानीन एंड साइटोसिन हैव इक्वल प्रोपोर्शन। इसका एक और पॉइंट ये भी है कि एक कंप्लीट 360 डिग्री टर्न्स के अंदर, यानी कि कंप्लीट हेलिक्स के अंदर जो जो टोटल बेसिस आती हैं वो 10 आती हैं, और उनका आपस में जो डिस्टेंस होता है वो टोटल एक हेलिकल का एक जो उसका टर्न आता है तो उसका डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर, यानी कि वन कंप्लीट 360 डिग्री टर्न ऑफ द हेलिक्स covers 10 bases of the length and it is equal to 3.4 नैनोमीटर in the physical distance along the axis of molecule। तो ये बेसिकली इसका डीएनए का स्ट्रक्चर है। वो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई इशू कोई मसला हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।